जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी अर्थव्यवस्था के बारे में। मैं आज आपको अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं ये बताऊंगा, और अर्थव्यवस्था के क्या क्या और फैक्ट्स हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो पहले आप ये जानिए, आधे लोगों को यही नहीं पता होता कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था मीन्स जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी, वही अर्थशास्त्र को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। समझिए, अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है, वो पूर्ण रूप से आर्थिक या आर्थिक विज्ञान की पढ़ाई होती है, यानी कि ये स्टडी होती है। ठीक है, ये अध्ययन होता है। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था जो होती है, इसी अध्ययन को इंप्लीमेंट करने का तरीका होता है। तो ये क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका, इंप्लीमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, ये लागू करने की व्यवस्था होती है। जैसे मैंने बताया, अर्थशास्त्र एक पढ़ाई है और अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में किसी भी सरकार, एक सरकार में जो लोग रहते हैं, जो सरकार होती है, जो निजी संस्थाएं होती हैं, ये लोग साथ मिलकर उस राष्ट्र को चलाते हैं और अपने जो भी उनके रिसोर्सेज होता है उसका वो क्या करते हैं, उसका वो प्रबंधन करते हैं, यानी कि उसका मैनेजमेंट करके एक राष्ट्र को विकसित बनाते हैं। ठीक है, प्रकार होते हैं। पहला पारंपरिक अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा राज्य अर्थव्यवस्था, चौथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मैं आपको पहले पारंपरिक अर्थव्यवस्था के बारे में बताता हूं। देखिए, पारंपरिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बार्टर सिस्टम लागू होता है, यानी कि वस्तु विनिमय लागू होता है। यहां पे मुद्रा का कोई रोल नहीं रहता, इसमें क्या रहता है? वस्तु विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय व्यवस्था होती है और पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ये वर्क करता है। मान लीजिए किसी को हमने चावल दिया और उससे हमने व्यवस्था, दूसरी मुद्रा की जगह हमने मुद्रा तो ली नहीं, हमने गेहूं ले लिया। तो इस तरीके से ये वस्तु विनिमय व्यवस्था चलती है और इसमें जो धर्म और रीति रिवाज का मुख्य रोल रहता है। तो ये होती है हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब आते हैं हम आधुनिक दौर में और जानते हैं दूसरी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखिए, दूसरी अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, उसी प्रकार राज्य अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं स्टेट इकोनॉमी। इस स्टेट इकोनॉमी के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? इसको हम पहले कहते हैं सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो हम हिंदी में कहेंगे समाजवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसका जो दूसरा प्रकार है कम्युनिज्म, तो हिंदी में कहेंगे साम्यवाद अर्थव्यवस्था। और ये जो तीसरी अर्थव्यवस्था है इसको हम कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। जानते हैं एक एक करके सारी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। तो आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। देखिए, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं, ये जो सोच है ये किसने दी थी? ये दी थी एडम स्मिथ ने, जिनका जन्म 1723 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1790 में हुई थी। ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। 1776 में उन्होंने एक बुक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी बुक लिखी? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एग्जाम में बच्चों बहुत पूछा जाता है। इसी किताब से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, आप इसको समझिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मुख्य रोल रहता है वो रहता है बाजार का। ठीक है, वो रहता है प्राइवेट कंपनियों का।
तो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो बाजार पर डिपेंड करता है। इसीलिए इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम मार्केट इकोनॉमी ही है, ठीक है, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि इसमें सरकार का जो रोल होता है वो बिल्कुल न्यूनतम होता है, सिर्फ लाइसेंस देने का, ठीक है। बाकी सब कुछ किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है निजी संस्थाओं पर, ठीक है। सरकार के अंदर या देश में रह रहे लोगों को क्या चाहिए, कितना चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, ठीक है, ये कौन डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बाजार यानी कि निजी संस्था, ठीक। जब ये विचारधारा 1776 में आई तो 1780 या 1779 के आसपास इस विचारधारा को सबसे पहले यूएसए ने अपनाया, ठीक है। अब हुआ क्या, इस अर्थव्यवस्था की एक खासियत यह है कि लोगों के पास चॉइसेस बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, जैसे ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन बनाने वाली कंपनी का नाम है माउंट ब्लैंक कर देते हैं, ठीक। अब ये एक पेन 100 रुपए में बना रही, तो ऐसी ही जो कंपनी होंगी बहुत सारी होंगी और इसी क्वांटिटी इसी रेट के आसपास वो वही चीजें प्रोवाइड करा रही होंगी, वो उसी क्वालिटी वही प्रोवाइड करा रही होंगी, तो लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे। तो जरूरी नहीं यहां पे सिर्फ एक कंपनी होंगी, ऐसी यहां पे 100 कंपनियां बन जाती। अब जब 100 कंपनियां बन जाती हैं तो लोगों के पास चॉइसेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ता है, लोगों के पास अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, तो लोग कुछ भी उठा के चुन सकते हैं, तो उनके पास चॉइसेस बहुत सारे होते हैं। यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या रहती है, यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत होती है, ठीक है, कि उनके पास चॉइसेस बहुत सारे होते हैं, ठीक। ये तो हो गया आपके प्रो। मैं आपको बताता हूं इसके कॉन्स क्या हैं। मैंने क्या बताया कि चॉइसेस बहुत सारे होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की होती है, इसमें उत्पादन तो बहुत होता है बट उत्पादन के साथ साथ अति उत्पादन हो जाता है। ओवर प्रोडक्शन होने से इस अर्थव्यवस्था को में प्रॉब्लम आती है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है। ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा जो अमेरिका है, अमेरिका में हर कुछ सालों में डिप्रेशन आ जाता है या रिसेशन आ जाता है, मंदी और महामंदी का दौर आ जाता है। यहां पे भी ऐसा ही हुआ था। अब देखिए स्टार्टिंग में जिन्होंने ये अपनाया इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, आज भी उसी के साथ वो स्टिक हैं, तो वो थे यूएसए, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और जापान। आज भी यहां बिजनेस करना सरल है, पर यहां पे स्टे करना उतना ही मुश्किल है क्योंकि यहां चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं। अब देखिए अति उत्पादन मैंने आपको बताया क्या प्रॉब्लम हुई। सबने आसपास जो कंट्री थी, जो मान लीजिए अमेरिका इतनी पावरफुल कंट्री आज भी, उस टाइम भी हुई, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं अपनाने पर, तो उसके पीछे पीछे भेड़ चाल में और देशों ने भी, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, एक्सेप्ट रशिया इससे पीछे रहा, ठीक है, रशिया ने इसे नहीं अपनाया, बाकी देशों ने इसे अपना लिया। भारत की बात नहीं करेंगे, भारत उस समय आजाद नहीं था, ठीक है। तो हुआ क्या, एक टाइम आया 1929 जब द ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी आई। इसमें हुआ क्या, चॉइसेस और प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि मुद्रा की वैल्यू ही गिर गई। जर्मनी एक ऐसा देश था कि वहां की मुद्रा की वैल्यू इतनी गिरी कि लोग वहां पर फिर से पारंपरिक अर्थव्यवस्था आ गई, लोग बार्टर सिस्टम पे आ गए, मुद्रा को वो चूल्हे में झोंकने लगे, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जाहिर सी बात है इस चीज को काटने के लिए दूसरी अर्थव्यवस्था की तरफ देखना जरूरी था। तो दूसरी अर्थव्यवस्था आई राज्य की अर्थव्यवस्था। अब यहां को समझ लीजिए, राज्य की अर्थव्यवस्था में दो अर्थव्यवस्था आती हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले आप साम्यवादी को समझिए। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये जो हमारा ये वाला अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये इसके बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था,
सारी चीजें निजी संस्थाओं के हाथ में थी, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सारी चीजें जो होती हैं वो सरकार के हाथ में होती हैं, या सरकार और निजी संस्थाओं या कुछ समूह के हाथ में होती है। देखिए, स्टेट इकोनॉमी के मैंने आपको दो पार्ट बताए। स्टेट इकोनॉमी के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। उनसे माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंगल्स को भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये सिर्फ साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात चल रही है, फ्रेडरिक एंगल्स को माना जाता है। पूरी स्टेट इकोनॉमी के जनक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, और स्टेट इकोनॉमी में जो साम्यवाद अर्थव्यवस्था है उसके जनक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स के साथ साथ फ्रेडरिक एंगल्स। ऐसा क्यों? उन्होंने एक टाइम पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक किताब लिखी थी साझा मिलकर, तो वहां से इस साम्यवाद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब देखिए साम्यवाद में क्या होता है, साम्यवाद में जो सारा रोल होता है वो सरकार के हाथ में आ जाता है। ये एक तरीके से कैशलेस चीज हो जाती है, जो कुछ भी डिसीजन लेना हो आपको वो सरकार ही आपके ऊपर प्रोवाइड कराएगी। मान लीजिए आपको ये पेन भी खरीदना है तो वो आपको सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो वो कैसा हो जाता है, वो कम्युनिज्म देशों में आ जाता है। हाल ही के कम्युनिज्म देश कौन कौन से हैं? क्यूबा, लाओस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, और 1975 तक, 1975 से लेके 1985 तक चीन भी ऐसा ही देश था, साम्यवाद देश था, ठीक है। कुछ भी प्रोवाइड करवाना हो वो सरकार प्रोवाइड कराती, ठीक। इसके भी अपने प्रोज हैं, कौन ज्यादा है समझिए कि मान लीजिए आपको अपनी चिकित्सा करानी है तो सरकार का प्रोसेस कैसा होता है, सरकारी प्रोसेस लंबा होता है, तो आपको उस चिकित्सा कराने के लिए बहुत एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यही इसका सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। चीजों के लिए आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, तो ये साम्यवाद का सबसे बड़ा जो है नुकसान है, ठीक। आज भी नॉर्थ कोरिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया में क्या इतना तानाशाही आ गई है, वो साम्यवाद का ही नतीजा है। अब साम्यवाद के बाद हम समझते हैं समाजवाद क्या होता है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की मैंने आपको बता ही दिया, कार्ल मार्क्स ही है। क्या होता है, ये एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन, भूमि, मशीनरी, कारखाने, यानी कि जो कोर सेक्टर है, सरकार कोर सेक्टर्स को जो है अपने पास रख लेती है। हमारे देश में भी कोर सेक्टर्स हैं, जैसे परमाणु हो गया और कोयला हो गया, ऐसे इस तरीके से 8-9 कोर सेक्टर हैं जो सरकार अपने पास रखती है हाल ही के टाइम पे। तो कोर सेक्टर सरकार अपने पास रखती है, और जो निजी संस्थाएं हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस करने। तो ये क्या होता है, इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण निजी व्यक्तियों के बजाय सरकार या पूरे समुदाय के पास होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, याद रखिएगा, समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सरकार का, जो सरकार में रहने वाली जनता का कल्याण होता है, ठीक है। तो रशिया आप देख सकते हैं, आपको पता होगा रशिया सबसे पहले क्या लाया था, नियोजन लाया था, यानी कि प्लानिंग लाया था, जिसको हमने अडॉप्ट किया और हमने अपने देश को और सक्सेसफुल बनाया, ठीक है। तो नियोजन जो है वो प्लानिंग जो है वो कहां से आती है, वो आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था से, ठीक है। आप समझते हैं, देखिए साम्यवादी मैंने आपको समझाया। अब जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो है केन्स। कौन है? केन्स। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 5 जून 1883 को हुआ और 1946 21 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक देश को चलाने के लिए उसमें पूंजीवाद का भी समायोजन होना चाहिए और साथ साथ समाजवाद का भी होना चाहिए। मतलब एक देश में पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था हो, यानी कि निजी संस्थाएं भी हो जो अपना वर्चस्व चलाएं, अपना बिजनेस करें और देश को विकास की ओर ले जाएं। उसी प्रकार सरकार का भी उतना ही नियंत्रण हो कि उस अर्थव्यवस्था पर या किसी भी तरीके की निजी संस्था पर जब चाहे रोक भी लगाई जा सके। तो आज की सरकार जो है, हमारा देश कैसा है? हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर है, ठीक है। 1950 के बाद से ही हमारा भारत जो क्या बन गया है, हमारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, ठीक है।
समझ में आया? तो कोर सेक्टर जो है हमारे यहाँ रखा जाता है, पर और भी जो निजी कंपनियां हैं उनको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, खासकर 1991 के बाद से, ठीक है, जब उदारीकरण ने भारत में प्रवेश कर लिया। तो मैंने आपको ये 3 अर्थव्यवस्था समझाई। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये जो पूंजीवाद है यानी कि कैपिटलिस्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ मार्केट पर डिपेंड होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो साम्यवाद है, साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म, इसको हम कमांड इकोनॉमी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कमांड इकोनॉमी। तो आप पेपर में आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कमांड का मतलब ही होता है सरकार का आदेश, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रखिए। अब जानते हैं अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के भारत के परिप्रेक्ष्य में 4 क्षेत्र हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है प्राथमिक क्षेत्र। अब ये प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, आप समझिए। हमें जो नेचर से मिलता है उसका बिजनेस जो हम करते हैं, जो हमें नेचर से जो रिसोर्सेज या संसाधन मिलता है उसका जो हम डायरेक्ट बिजनेस करते हैं वो हमारे प्राथमिक क्षेत्रों में आता है। जैसे क्या? जैसे एग्रीकल्चर, खनन और इससे रिलेटेड चीजें, ठीक है, जो सब्जियां उगाते हैं, ये हमें डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, इसका हम बिजनेस कर लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक। भारत का जो 50% है, 50% जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र से आता है। भारत की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है, जो श्रम संसाधन का बता रहा हूं, रिसोर्सेस का बता रहा हूं, वो प्राथमिक क्षेत्र से आता है, क्योंकि आपको पता होगा भारत कैसा देश है? भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो हमारे फार्मर्स की वजह से प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता है। 50% सेक्टर का योगदान है, पर जीडीपी में इसका जो योगदान है वो 17 यानी कि 17.5% के आसपास है, ठीक है। आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र तो अब मैंने आपको समझाया। ये सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए, सेकेंडरी सेक्टर ये होता है कि जो भी हमें नेचर से मिला उसको हम कहीं और ले गए और रॉ मटेरियल के रूप में उसका मैन्युफैक्चरिंग करी और उससे बिजनेस कमाया। मान लीजिए गन्ने को लेकर हमने गन्ना उगाया, गन्ने को ले गए हम कहां? गन्ने को ले गए हम शुगर मिल में। अब शुगर मिल से क्या क्या बना? भाई गुड़ भी यहीं बन गया, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी वो भी यहीं बन जाएंगी। तो जहां से ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी एक नेचुरल रिसोर्सेज की, वही सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि कच्चे माल को ले जाकर उत्पाद तैयार करने वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? हम उसे द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी अगर गिरा तो दूसरा क्षेत्र अपने आप ही गिरेगा, ठीक है। आप जानते हैं तृतीयक क्षेत्र के बारे में, इसमें सारी सेवाएं शामिल होती। कौन सी सेवाएं? चिकित्सा, शिक्षा, बैंकिंग इत्यादि सेवाएं जो हैं वो किसमें शामिल होती हैं? वो हमारे तृतीयक क्षेत्र में शामिल होती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। भारत की जीडीपी में 50% से ज्यादा का योगदान किसका है? भारत की जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान किसका है? वो सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। बट श्रम क्षेत्र में और जो संसाधन की ओर से देखें तो कृषि का है, और कृषि का जीडीपी में कितना है? वो है प्राथमिक क्षेत्र का 17% योगदान, पर श्रम में कितना है? वो है 50 से 55% का, ठीक। अब एक नया क्षेत्र हाल ही के उसमें उभरा है, हाल ही के टाइम पे उभरा है, उसे हम चतुर्थक क्षेत्र भी जानते हैं। इसमें जो आ रहा है, इसमें आईटी सेक्टर आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें अनुसंधान भी शामिल है। तो ऐसे क्षेत्र जो हैं वो चतुर्थ सेक्टर में आते हैं, ठीक है।
तो हमारे देश में और कितने सेक्टर हो गए हमारे देश में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 4 सेक्टर। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सेक्टर हाल ही के सालों में उभर कर आया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं चीन की एक पॉलिसी है। चीन इतना सक्सेसफुल क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया 1975 तक और कई हद तक 1980 तक मान लीजिए, 85 मान लीजिए, इस 80 से 85 का भी दौर रहा। इस टाइम तक ये जो कंट्री थी वो कम्युनिज्म कंट्री थी, ठीक है, साम्यवाद देश था। अब ऐसा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि साम्यवाद देश में कितनी प्रॉब्लम होती थी, हर चीज के लिए हमें एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। चाइना में खासकर यही होता था। तो चीन एक पॉलिसी लाया, ओपन डोर पॉलिसी। इसी पॉलिसी की वजह से आज सारे जो प्रोडक्शन है, वस्तु है, पूरे दुनिया में 75% ग्लोबल तरीके से हर छोटी चीज पर चाइना का अधिकार हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 2 व्यक्ति हैं जो इस ओपन डोर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। ये जो ओपन डोर पॉलिसी की जो कल्पना की वो किसने की, वो की माओ से तुंग ने। किसने, माओ से तुंग। ठीक, और इसको लागू किसने किया, तो लागू किया देंग शियाओपिंग ने। ये पेपर में आ सकता है चाइना से, क्योंकि आईआर का क्वेश्चन है, ये बन सकता है। ठीक है, इसको लागू करने वाले कौन थे, देंग शियाओपिंग। अभी ओपन डोर पॉलिसी क्या है, देखिए ओपन डोर पॉलिसी 1978 में डेंग जियाओपिंग ने चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा की। बट आप इस चीज को देखिए, जो ओपन डोर पॉलिसी है एक तरीके से, मैंने आपको बताया था चॉइसेस बहुत सारे होते हैं कहां, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ये इसीलिए इस जो पॉलिसी को जो इंस्पिरेशन मिली थी वो कहां से मिली थी, वो यूएसए से ही मिली थी। तो ये जो पॉलिसी थी एक तरीके से अमेरिका से ही ली गई है। तो इसमें कुछ नहीं है कि भाई इस नीति के तहत चीन के साथ व्यापार करने वाले सभी देशों को समान अधिकार मिलता है। यानी कि आप चीन में जाइए, लाइसेंस लीजिए और किसी भी चीज का व्यापार कीजिए, ठीक है, और फिर व्यापार कर कर उनको टैक्स देकर अपने देश में दुगने दामों में बेचिए। समझ रहे हैं आप, आज भी वही होता है। इसलिए कहते हैं ना कि चाइना का माल टिकता नहीं है। वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है, इसी नीति का जो है वो नतीजा है। आप देखिए हमारे इंडियन मार्केट में भी देख लीजिए, चाइनीज फोन का कितना वर्चस्व है, हर चीज जो है चाइनीज है। समझ रहे हैं आप, हम चाइना से पूर्ण रूप से घिरे हुए हैं। तो जहां ये बात होती है स्वदेशी अपनाएं, ये सब करें, वो सब करें, तो चाइना को इतनी जल्दी ओवरटेक करना आसान नहीं है। अगर हम 1975 में कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते या स्टार्टिंग में, क्योंकि ये वो टाइम था 1975 से 1990 तक कि चाइना जो था बिल्कुल हमारे ही तरह ही था। और आज चाइना में जाके देखिए कि हम चाइना से कितना पीछे हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने इस तरीके की नीति को अपनाया और हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी नीतियों को नहीं अपनाया। ठीक है, तो आज चाइना में सिर्फ लाइसेंस लेके कोई भी बिजनेस किया जा सकता है। आपको पता होगा, किसी भी चीज, कोई भी चीज अब ओरिजिनल आने से पहले कुछ ही समय में उसका कॉपी बन जाता है। तो ये चाइना की क्वालिटी है। समझ रहे हैं आप, जानिए इस नीति के तहत चीन को विदेशी व्यवसायों के लिए हमेशा के लिए खोल दिया गया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा, बिजनेस बढ़ा और देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा बढ़ी। ठीक, और हम जब उदारीकरण लाए 1992 में, तब हम चाइना से बहुत पीछे हो चुके थे। बट 1992 के बाद भी हमने काफी ज्यादा ग्रोथ किया है और हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द। और पीपीपी में तो हम तीसरे नंबर पे आ ही गए हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी में। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैंने आपको पारंपरिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र बताया। अर्थशास्त्र, भारतीय जो अर्थशास्त्र है, इंडियन इकोनॉमी के जो जनक हैं, वो चाणक्य को माना जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आधुनिक काल में आते हैं। सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक माना जाता है।
1991 में वो वित्त मंत्री थे, उसी टाइम पे उन्होंने लाइसेंस का जो सिस्टम था वो समाप्त किया था और भारत को उदारीकरण के दौर पे ले गए थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जी? उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने भारतीय आर्थिक सुधारों का भी उनको जनक माना जाता है और भारत के लिए जो मुक्त बाजार सुधार था, मतलब जो उदारीकरण था और जो मुक्त बाजार सुधार था, उसके लिए इन्होंने अपना अपूर्व योगदान दिया। ठीक है, तो आशा करता हूं मैंने आपको इकोनॉमी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझाई। तो आप पेपर में जहां से भी आए, जैसे भी आए, सही टिक लगाइएगा और अपने आंसर को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।